Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हमने 8 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9 जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम बात कर रहे थे अबाउट 3 फाइनेंशियल डिसीजन जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिए जाते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन को हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में पढ़ चुके हैं। दो हम डिविडेंड डिसीजन क्या होता है इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, लेकिन ऐसे फैक्टर्स जो कि डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में अभी हमने बात नहीं की थी। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे एंड साथ ही साथ मैं आपको ब्रीफली रिवाइज करवा दूंगी कि डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। डिविडेंड डिसीजन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे एक ऐसे इंसान का जो जॉब करता है। भाई अब जॉब करता है तो ऑब्वियसली सैलरी भी आती होगी इसके हाथ में, राइट? अब हर महीने जब इसके हाथ में ये सैलरी आती है तो इसको एक डिसीजन लेना होता होगा। क्या डिसीजन है वो? कि इस सैलरी को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। दो ऑप्शन होते हैं इसके पास कि या तो इस सैलरी को उड़ा दिया जाए, स्पेंड कर दिया जाए, या फिर इस सैलरी को सेव कर लिया जाए ताकि फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी हो गई या पैसे की जरूरत पड़ी तो ये सैलरी काम आ जाए। क्या बोला मैंने? हर इंसान जो जॉब करता है, सैलरी कमाता है, उसके सामने दो चॉइसेस होती हैं कि या तो पूरी सैलरी को उड़ा दिया जाए या फिर उसे सेव कर लिया जाए या फिर शायद 50-50 कर लिया जाए। वैसे ही हर कंपनी के सामने ऐसी स्थिति आती है जब वो प्रॉफिट अर्न करता है। हर कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो वो कंफ्यूज होती है कि इस प्रॉफिट के साथ करें क्या। क्या इसे डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट दें या फिर इसे अपने पास सेव करके रख लें ताकि फ्यूचर ग्रोथ में इसका इस्तेमाल किया जा सके। डिविडेंड डिसीजन क्या है? डिविडेंड डिसीजन इज बेसिकली ये सोचना कि अपने कमाए हुए प्रॉफिट को कैसे ठिकाने लगाया जाए। क्या उसे डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट दें या फिर उसे अपने पास सेव करके रिजर्व करके रख लें ताकि फ्यूचर में उसका इस्तेमाल किया जा सके और कंपनी को ग्रो करवाया जा सके। और अगर ये दोनों ही करने वाले हो आप तो किस प्रोपोर्शन में करने वाले हो वो भी डिसाइड करना डिविडेंड डिसीजन का ही काम होता है। The third important decision that every financial manager has to take relates to distribution of dividend. जो तीसरा important decision होता है जो हर financial manager को लेना पड़ता है वो distribution of dividend से ही related होता है। अब ये dividend है क्या? Dividend is nothing, profit का वो हिस्सा जो कि शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। ओके, बाकी का ये सारा मैं ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। चलो अब जंप करते हैं हम ऐसे फैक्टर्स पे जो कि डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट यहाँ थोड़ी लंबी है, तो ये बिल्कुल मत समझना कि अगर मैं 4 पॉइंट या 5 पॉइंट पढ़ लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि केस स्टडीज आती हैं और केस स्टडी किसी भी रैंडम पॉइंट से आ जाएंगी और अगर वो आपने नहीं पढ़ा होगा तो वहां पे आपके 0 मार्क्स पक्का है। सो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ वो कहीं लिख लेना ताकि अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना तो तुम्हारे पास पूरा पूरा कंटेंट हो लिखने के लिए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम हमारे फर्स्ट फैक्टर से जो कि है अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। भाई देखो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम ऐसे इंसान का जिसको पैसे उड़ाने का बहुत शौक है। इस इंसान का फेवरेट टाइम पास है पैसे उड़ाना। हर कभी शॉपिंग करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, यहाँ स्पेंड कर दिया, वहां स्पेंड कर दिया, ये नया ले आया, वो नया ले आया, ये सारे काम ये इंसान बखूबी करता है। अब इस इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या होगी? इस इंसान के लिए सबसे बड़ी नेसेसिटी क्या होगी? सोच के देखो। क्या बोला मैंने? ये एक ऐसा इंसान है जिसे पैसा स्पेंड करना बहुत पसंद है और ये अक्सर पैसे उड़ा दिया करता है।
तो इस इंसान के लिए सबसे बड़ी नेसेसिटी क्या होगी? ऑब्वियसली कि इसके पास पैसे हो। सिंपल सी बात है ना। अगर किसी इंसान को पैसे उड़ाने का शौक है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके हाथ में पैसा हो पहले, तभी तो वो उड़ा पाएगा। मुझे पैसे उड़ाने का बहुत शौक है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में क्या मैं पैसे उड़ा पाऊंगी? ऑब्वियसली नहीं। जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं उसे कैसे स्पेंड करूंगी? सोच के देखो। तो ये यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भाई डिविडेंड देने के लिए, डिविडेंड बांटने के लिए पहले आपके पास प्रॉफिट तो होना चाहिए। डिविडेंड थोड़ी ना तुम अपना सोफा चेयर वगैरह बेच के दोगे लोगों को। ऑब्वियसली इसके लिए तुम्हें पहले प्रॉफिट कमाना होगा, तभी तो उसे आगे तुम डिविडेंड के रूप में लोगों में डिवाइड कर पाओगे। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो डिविडेंड कहां से पे करोगे? तो अमाउंट ऑफ अर्निंग्स में ये बोलते हैं डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग्स। डिविडेंड हमेशा या तो इस साल की अर्निंग या पुराने सालों की अर्निंग में से पे किया जाता है। मतलब उसके लिए अर्निंग होना जरूरी है क्योंकि उसी में से डिविडेंड जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम लोन ले रहे हो बैंक से और तुम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करो। नहीं भैया, वो काम नहीं करना है। पहले अर्निंग होगी तुम्हारी, पहले तुम्हारी कमाई होगी और फिर तुम सोचोगे कि उस कमाई को कैसे लोगों में डिवाइड करके बांटा जा सके। Therefore, earnings is a major determinant of decision about dividend. अर्निंग हुई तो डिविडेंड का सवाल पैदा होगा, अर्निंग हुई ही नहीं तो डिविडेंड का सवाल पैदा नहीं होगा। सिंपल। तो जैसे एक इंसान को पैसे उड़ाने के लिए पहले उसके पास पैसा होना जरूरी है, बिल्कुल उसी प्रकार से कंपनी को अगर डिविडेंड बांटना है तो उसे पहले प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, पहले उसे अर्निंग्स लानी पड़ेंगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है स्टेबिलिटी अर्निंग्स। ये क्या बोलता है? इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे हम एक कंपनी का जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अब भाई एबीसी लिमिटेड ने इन द ईयर 2019 बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, बहुत ज्यादा, मतलब भयंकर वाला प्रॉफिट कमाया। अगले साल इसी कंपनी ने बहुत ज्यादा लॉस उठा लिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि 2021 में फिर से प्रॉफिट हो गया, लेकिन इस बार उतना भयंकर नहीं हुआ जितना 2019 में हुआ था। फिर 2022 में फिर से लॉस हो गया, 2023 में अगेन लॉस हो गया, और इस बार जो लॉस हुआ वो बहुत बुरे वाला हुआ, मतलब बहुत बुरे वाला। पिछले साल उतना ज्यादा नहीं हुआ था, इस साल बहुत ज्यादा हो गया। 2024 में अभी ये आंकलना ही नहीं लगा पा रहे कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्या बोला मैंने यहाँ पे? ये कंपनी एबीसी लिमिटेड ने 2019 में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, वहीं 2020 में इनको लॉस हो गया। 2021 में फिर से प्रॉफिट कमाया लेकिन उतना ज्यादा नहीं। 2022 में फिर से लॉस हो गया, और 2023 का तो लॉस इतना ज्यादा था कि ये बेचारे बुरी हालत में पहुंच गए। अब 2024 का पता ही नहीं है। ऐसे सिनेरियो में सोच के देखना एक बार कि क्या इन्हें डिविडेंड अनाउंस करना चाहिए। चलो उन ईयर्स में जिसमें लॉस हुआ है उसमें तो ये नहीं सोच रहे डिविडेंड अनाउंस करने की, लेकिन जिन ईयर्स में इनको प्रॉफिट हुआ है, क्या उन ईयर्स में भी इन्हें डिविडेंड अनाउंस करना चाहिए? द आंसर विल बी नो। जब तक कंपनी की स्टेबल इनकम नहीं हो तब तक कंपनी को डिविडेंड की तरफ नहीं जाना चाहिए। उन्हें प्रेफर करना चाहिए रिजर्व में पैसा रखना, ताकि फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ में उसे इस्तेमाल किया जा सके। अगर कंपनी का ग्राफ ऐसा चल रहा है ना, बिल्कुल ऐसा, तो ऐसे में कंपनी को प्रेफर करना चाहिए डिविडेंड नहीं देना। पहले अपनी इनकम स्टेबल कर लो, पहले अपनी स्टेबिलिटी ले आओ इनकम में, उसके बाद डिविडेंड के बारे में सोचना। Other things remaining the same, a company having stable earning is in a better position to declare higher dividends. एक ऐसी कंपनी जिसकी स्टेबल अर्निंग्स है वो एक बेटर पोजीशन में होती है हाई डिविडेंड पे करने की, और अगर उनकी स्टेबल अर्निंग नहीं है तो वो बेटर प्रेफर करती है छोटे छोटे डिविडेंड दे दो या डिविडेंड दो ही नहीं। ठीक है, तो भाई हमेशा याद रखना, आपकी स्टेबल अर्निंग होगी तभी डिविडेंड देने के बारे में आपको सोचना चाहिए। थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। ये क्या बोलता है? अगेन इमेजिन करो कंपनी ABC। इस कंपनी ने इन द ईयर 2019
सारे शेयर होल्डर्स को 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड बांटा। ठीक है, 5 रुपए पर शेयर इन्होंने क्या किया, सबको डिविडेंड बांटा। 2020 में भी इन्होंने क्या किया, 5 रुपए डिविडेंड बांटा। 2021 में अगेन 5 रुपए डिविडेंड बांटा। फिर आया ईयर 2022। अब यहां कंपनी ने क्या किया कि कंपनी हो गई बहुत ज्यादा भावुक और पूरे 8 रुपए का डिविडेंड पर शेयर लोगों में बांट दिया। आज तक कंपनी हर बार 5-5 रुपए दे रही थी, बट अचानक से उन्होंने रेट इंक्रीज कर दिया। भाई शेयर होल्डर्स तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, वाह इस कंपनी के साथ तो लाइफ झिंगा लाला है बिल्कुल। ये नहीं जानते थे कि अगले साल फिर से कंपनी ने डिविडेंड का रेट बदल दिया और 4 रुपए डिविडेंड दिया। अब यहां सोच के देखो, जिन लोगों ने पिछले साल 8 रुपए डिविडेंड कमाया है, वो 4 रुपए डिविडेंड लेके कैसा फील कर रहे होंगे। ऑब्वियसली उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखी थी वो तो पूरी हो ही नहीं पाई। तो ये बोलते हैं कि आप शेयर होल्डर्स को सिर्फ कमिट करो जितनी आप पूरी कर सकते हो। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड है 5-5 रुपए डिविडेंड देने का, तो अनलेस एंड अनटिल आप श्योर ना हो कि अगले साल आप इससे ज्यादा या इतना तो दे ही पाएंगे, तब तक डिविडेंड का अमाउंट चेंज मत करो। तुमने इस साल हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर भी तुम्हें उतना प्रॉफिट होगा? तो एकदम से 8 रुपए डिविडेंड करने का क्या मतलब बनता है? सो हमेशा डिविडेंड का अमाउंट तभी बढ़ाओ पर शेयर जब तुम्हें एक्सपेक्टेड हो कि फ्यूचर में तुम्हें और ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। It says companies generally follow a policy of stabilizing dividend per share. Companies generally एक पॉलिसी रखती हैं कि वो डिविडेंड स्टेबलाइज करके रखेंगी, एक पर्टिकुलर रेट पे रखेंगी. The increase in dividend is generally made when there is confidence that their earning potential has gone up. तभी इंक्रीज करना चाहिए डिविडेंड में जब आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस हो कि भैया मेरी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ गई है और अब मैं उतना ज्यादा दे सकता हूं अपने शेयर होल्डर्स को. In other words, dividend per share is not altered if the change in earning is small or seen to be temporary in nature. अगर earnings में जो बदलाव आया है वो temporary nature का लग रहा है या बहुत ही insignificant सा है, छोटा सा है, तो dividend बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है. dividend तभी बढ़ाओ जब फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हो कि आगे भी आपकी earnings बढ़ेंगी और ये temporary nature का increase नहीं है, प्लस earning उतनी ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है growth opportunities. अब देखो, कंपनीज ना हमेशा दो तरह की होती है. एक ऐसे नेचर की कंपनी होती है जो जिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रही है उसके साथ संतुष्ट है, जितना कमा रही है खुश है, ये इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहती है. मतलब ऐसा इंसान होता है ना जो जितना कमा रहा होता है उसके साथ संतुष्ट होता है, उसको लाइफ में आगे प्रमोशन ट्रांसफर चाहिए ही नहीं होता है. ये कंपनी बिल्कुल वैसी है. वही जो दूसरे टाइप की कंपनी होती है वो शुरुआत तो छोटी करती है, लेकिन एक दिन अपने आप को इतना बड़ा बनते हुए देखना चाहती है कि लोग इसकी सक्सेस की बात करें, इसकी तारीफ करें. जैसे यंगस्टर्स होते हैं ना, शुरुआत तो छोटी करते हैं लेकिन अपने आप को कहीं बड़ी जगह देखना चाहते हैं. ये बिल्कुल वैसी कंपनी है. अब इन दोनों का ही ना प्रॉफिट के साथ ट्रीटमेंट ना अलग होगा. ये जो कंपनी है जो अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ खुश है, जितना कमा रही है उसके साथ संतुष्ट है, ये अगर प्रॉफिट सेव करना भी चाहेगी तो क्यों ही करेगी? क्या ही रहेगा इसको प्रॉफिट सेव करने का मतलब? इसको ग्रो तो करना नहीं है. ये जहां है ये खुश है, इसको लाइफ में आगे तो बढ़ना नहीं है. तो प्रॉफिट को बिना वजह सेव करके अपने पास रख के आइडली फंड्स को क्या मतलब बनता है? तो ये बेटर वे क्या करेगी, शेयर होल्डर्स में उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांट देगी. बट वहीं पे ये कंपनी जो अपने आप को ग्रो करता हुआ देखना चाहती है, ये कोशिश करेगी कि जो प्रॉफिट ये कमा रही है ना उसे अपने पास सेव कर ले, उसे वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट करें और अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाए ताकि और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए. फिर उस प्रॉफिट को वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट करे और फिर और ज्यादा प्रॉफिट कमाए. तो इस प्रकार से ये प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटना पसंद नहीं करेगी.
रादर ये उसे अपने पास सेव करके रखना पसंद करेगी ताकि वो उसे री इन्वेस्ट करके अपनी ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ा सके। ऐसी कंपनीज जिनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, अच्छी होती हैं, वो मनी को रिटेन करके रखना पसंद करती हैं रादर देन उसे डिविडेंड के रूप में बांटना। बट वहीं पे ऐसी कंपनीज जिनको ग्रोथ पोटेंशियल इतना नहीं दिखता है या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्ट नहीं होता, छोटे नेचर की होती हैं, वो फिर प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांट देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। अब इमेजिन करो ये कंपनी है और ये है इसका शेयर होल्डर। ये कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहती है। इस कंपनी ने क्या किया, अपने सोफाज उठाए, अपनी चेयर्स उठाई, लैपटॉप उठाए 2-3 और जाके इस इंसान को दे दिया और बोला देखो यही है आपका डिविडेंड। इस इंसान का रिएक्शन कैसा होगा? क्या ये इन सारी चीजों को डिविडेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा? आंसर इज नो। डिविडेंड हमेशा कैश रूप में पे किया जाता है, मतलब पैसे देने पड़ेंगे आपको सामने वाले इंसान को। आप अपने सोफा, चेयर, लैपटॉप ये सब उठा के नहीं दे सकते सामने वाले इंसान को, ये डिविडेंड में काउंट नहीं होता है। तो डिविडेंड क्योंकि हमेशा कैश में पे किया जाता है, इसलिए जरूरी है कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है वो देखना। अगर कंपनी के पास हार्ड कैश है ही नहीं तो डिविडेंड कहां से पे करोगे, सोच भी कैसे रहे हो तुम। बट वहीं पे अगर कंपनी का कैश फ्लो सिस्टम अच्छा है, उनके पास हार्ड कैश है बहुत सारा, तो डिविडेंड आसानी से पे किया जा सकता है। इट सेज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश। डिविडेंड पे करने में कैश का आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो का मतलब क्या है? कंपनी से कैश बाहर जा रहा है। अ कंपनी में बी अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कैश। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि एक कंपनी को मुनाफा तो हो रहा है लेकिन उसके पास हार्ड कैश नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों के पास होता है। बहुत सारे लोग बहुत वेल्दी होते हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टीज, घर, दुकानें, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, लेकिन उनके पास हार्ड कैश नहीं होता। सिंपल सी चीज़ है, हो सकता है ऐसे। तो ऐसे में कंपनी मुनाफा कमा सकती है लेकिन स्टिल कैश उसके पास कम हो सकता है, ऐसे में वो डिविडेंड पे नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है हमारा शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अब इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे हम दो अलग अलग कंपनीज का। ये है कंपनी एबीसी लिमिटेड और ये है कंपनी XYZ लिमिटेड। अब इन दोनों कंपनीज में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि एबीसी कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सारे के सारे यंगस्टर्स हैं, मतलब सारे के सारे नौजवान हैं जो बकायदा कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और मस्त पैसा कमा रहे हैं। अभी इनको एज सच कोई रेगुलर इनकम की ज़रूरत नहीं है एंड एट द सेम टाइम ये रिस्क लेने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। वहीं बात की जाए XYZ कंपनी की, तो यहाँ के जो शेयर होल्डर्स हैं ये थोड़े ओल्डीज हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि रिटायर्ड हैं, अपना रिटायरमेंट पीरियड एंजॉय कर रहे हैं। इन लोगों को ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है और इनको थोड़ा सा रेगुलर इनकम भी चाहिए रहती है, क्योंकि भैया रिटायरमेंट में एज सच तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते ना, छोटे छोटे अमाउंट जो भी आ रहा होता है आपका PPF से या कहीं और से, बस उतना ही होता है। तो रेगुलर इनकम की ज़रूरत भी है क्योंकि बुढ़ापे में दवाइयाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ का खर्चा बढ़ जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि एबीसी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो सारे के सारे यंगस्टर्स हैं, रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इनको कोई रेगुलर इनकम की एसेट ज़रूरत नहीं है। वेयर एज XYZ कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओल्डीज हैं, रिटायर्ड पीपल हैं, रिस्क लेना पसंद नहीं है, बुढ़ापे के दिन है भैया, रिस्क लेके कहाँ जाएंगे, और रेगुलर इनकम चाहते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो कभी बनता है तो एबीसी कंपनी का प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से रहेगा कि वो ज़्यादा डिविडेंड ना पे करके उस पैसे को रिजर्व करके फ्यूचर ग्रोथ में इस्तेमाल करना पसंद करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसके जो यंग शेयर होल्डर्स हैं वो पैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उनसे, उनकी प्रेफरेंस ही नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए डिविडेंड। वो बोलते हैं रखो तुम अपने पास, बस तुम ग्रो करवा दो, शेयर्स के प्राइसेस बढ़वा दो, हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करा दो, हमें नहीं चाहिए रेगुलर इनकम तुमसे डिविडेंड के रूप में। वहीं XYZ कंपनी क्या करेगी कि वो प्रॉफिट का हिस्सा इन लोगों में बांटना पसंद करेगी डिविडेंड के रूप में,
क्यों? क्योंकि इन लोगों को रेगुलर इनकम चाहिए, इनकी प्रेफरेंस ही वही है। तो समझ में आया कि जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसी उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं, वैसे ही कंपनी डिविडेंड डिसीजन लेती है। ये बोलते हैं कि काफी हद तक डिविडेंड देना है या नहीं देना है शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो लेना चाहते हैं डिविडेंड या नहीं लेना चाहते हैं। While declaring dividends, management must keep in mind the preferences of shareholders in this regard. जब भी मैनेजमेंट डिसीजन ले रही होती है डिविडेंड के रिगार्डिंग, उनको शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंसेस ध्यान में रखनी चाहिए। If the shareholders in general desire that at least a certain amount is paid as dividend, the companies are likely to declare the same. अगर शेयर होल्डर्स डिजायर करते हैं कि भैया एक सर्टेन अमाउंट तो हमें हर बार मिल ही जाना चाहिए, जैसे इस केस में हो रहा था, तो ऐसे में कंपनी प्रेफर करती है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटना, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी। सबसे पहले समझते हैं ये टैक्स होता क्या है। टैक्स बेसिकली एक ऑब्लिगेटरी पेमेंट है जो कि हर इंसान को करनी पड़ती है। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि आप इस देश में रह रहे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ की सड़कें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो पेमेंट करना बनता है ना उसके बदले में। तो टैक्स एक ऑब्लिगेटरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को दी जाती है लोगों द्वारा। गवर्नमेंट क्यों लेती है ये? क्योंकि भैया गवर्नमेंट को भी अगर ये सारी चीज़ें बनानी है, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये वो, तो उसको भी तो पैसे की आवश्यकता होगी ना। वो पैसा कहाँ से लाएगी? खुद ही प्रिंट करते हुए यूज़ तो नहीं करने बैठ जाएगी ना, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो लाएगी। तो वो किससे लेगी? लोगों से लेगी, क्योंकि देश बनता किससे है? लोगों से बनता है। तो देश को चलाने के लिए जो पैसा लगेगा वो भी लोगों से ही आएगा। और किस रूप में आएगा? बहुत सारे अलग अलग रूप में आएगा, जिसमें से एक रूप टैक्सेशन भी है, मतलब टैक्स भी है। टैक्स पे और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं, उन सबको भी एक्सप्लेन कर दूंगी, टैक्स क्या होता है उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी, बट उसके लिए पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको वैसी वीडियो चाहिए। ओके, फिलहाल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा जो डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है ना, टैक्स उस पर भी लगता है। ठीक है, तो जो डिविडेंड पे कर रहे हो आप, उस पर भी टैक्स लगेगा। तो ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट सिंपल सा एक बात बोलता है कि अगर डिविडेंड पे लगने वाला टैक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट का है तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी या छोटे अमाउंट का डिविडेंड पे करेगी। वहीं अगर डिविडेंड पे लगने वाला टैक्स अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट का नहीं है तो कंपनी डिविडेंड पे कर देगी और ज़्यादा करेगी। भाई सिंपल सी बात है ना, कोई इंसान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी कमाई का एक हिस्सा गवर्नमेंट के पास चला जाए टैक्स के रूप में, राइट? तो जितना हो पाता है हर इंसान टैक्स बचाने की कोशिश करता है। तो अगर डिविडेंड पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो हम डिविडेंड नहीं देंगे, सिंपल सी बात। डिविडेंड पे अगर ज़्यादा टैक्स नहीं लग रहा है तो ले लो डिविडेंड भर भर के, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। ये क्या बोलता है? देखो, किसी भी कंपनी के साथ दो इंस्टेंसेस हो सकते हैं। पहला इंस्टेंस ये कि वो बकायदा टाइम टू टाइम लोगों को डिविडेंड पे करे, और दूसरा इंस्टेंस ये कि कंपनी कभी डिविडेंड पे ही नहीं करे। पहले सिनेरियो में अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है तो ये बात सिर्फ कंपनी और शेयर होल्डर्स तक तो लिमिटेड नहीं रहती ना, ये बात मार्केट में भी फैलती है, लोगों को भी पता लगता है। अब जब लोगों को पता लगता है कि भैया ये कंपनी भर भर के डिविडेंड पे करती है तो लोग भी इस कंपनी की टूवर्ड्स अट्रैक्टेड होते हैं, उनको भी इस कंपनी के शेयर्स चाहिए होते हैं, वो भी डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें भी शेयर्स दो, हमें भी ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है जहां से हमें रेगुलरली डिविडेंड मिले। तो जब कंपनी के शेयर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो ऑब्वियसली वैल्यू भी तो इंक्रीज हो जाएगी ना। अब कंपनी चाहे तो इसके प्राइसेस भी बढ़ा सकती है, सिंपल सा इकोनॉमिक्स का लॉजिक है, डिमांड बढ़ रही है तो आप प्राइसेस राइज कर सकते हैं, राइट? वहीं पे ये कंपनी इतनी ढीठ है कि कभी डिविडेंड देती ही नहीं है,
इसके शेयर होल्डर्स इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हर जगह जाके बस सल्क करते रहते हैं कि यार गलत पैसे फंसा दिए, ये कंपनी तो कभी डिविडेंड नहीं देती, कोई इनकम नहीं हो रही है, प्राइसेस भी शेयर्स के वैसे के वैसे। ऐसे में बताओ कि क्या पोटेंशियल शेयर होल्डर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे? आंसर इज नो। कोई भी पर्सन ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा जो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, डिविडेंड नहीं पे कर रही है, उसके शेयर होल्डर्स ऑलरेडी सल्क कर रहे हैं। तो यहाँ आपके शेयर्स की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि शेयर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और डिविडेंड की वजह से यूजुअली स्टॉक मार्केट में लोगों का रिएक्शन भी बदलता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है आपको डिविडेंड डिसीजन लेने से पहले। अगर आप डिविडेंड पे करते रहते हैं तो स्टॉक मार्केट वाले खुश रहेंगे, और अगर आप डिविडेंड पे नहीं करते तो ऑब्वियसली वो खुश नहीं रहेंगे, और अल्टीमेटली आपके शेयर के प्राइजेस भी उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होते रहेंगे। ये बोलते हैं इन्वेस्टर्स इन जनरल व्यू एन इंक्रीज इन डिविडेंड एज अ गुड न्यूज। जब भी इंक्रीज इन डिविडेंड के बारे में बात होती है तो इन्वेस्टर्स उसे एक गुड न्यूज की तरह लेते हैं और स्टॉक के प्राइजेस पॉजिटिवली राइज करते हैं। और इसका उल्टा होता है तो ऑब्वियसली स्टॉक के प्राइजेस राइज नहीं करके बल्कि फॉल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगेन दो कंपनीज हैं, ठीक है। ये है कंपनी एबीसी और ये है कंपनी XYZ। एबीसी कंपनी का बहुत नाम चलता है, इसकी गुडविल बहुत अच्छी है। ये जब भी कैपिटल मार्केट को अप्रोच करती है बहुत सारे पोटेंशियल शेयर होल्डर्स खड़े होते हैं इसके शेयर्स खरीदने के लिए और इस कंपनी को पैसा देने के लिए। वहीं पे ये जो कंपनी XYZ है इसकी मार्केट वैल्यू उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। ये जब भी कैपिटल मार्केट जाती है पैसा रेज करने के लिए शेयर होल्डर्स दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देते, तो इसको उतने आसानी से पैसा मिल ही नहीं पाता। वैसे पैसा क्यों मिल रहा है? याद है ना क्यों मिल रहा है? क्योंकि शेयर्स दिए जा रहे हैं कंपनी द्वारा इन लोगों को और बदले में ये कंपनी को पैसे दे रहे हैं शेयर होल्डर्स जो यूजुअली करते हैं। आई होप इतना तो पता ही होगा, राइट। सो एबीसी कंपनी को कैपिटल मार्केट जाके आसानी से पैसा मिल जाता है, वो आसानी से पैसा रेज कर लेते हैं, लेकिन वहीं पे XYZ कंपनी आसानी से पैसा रेज नहीं कर पाती है। तो ऐसे सिनेरियो में इनका डिविडेंड डिसीजन भी अफेक्ट होगा इस वजह से। एबीसी कंपनी को क्योंकि जब मन चाहे पैसा मिल जाता है तो इनको रिजर्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको जब पैसे की आवश्यकता होगी ये कैपिटल मार्केट जाएंगे, शेयर होल्डर्स पैसे देंगे और पैसे लेके घर आ जाएंगे और उसे इन्वेस्ट कर लेंगे बिजनेस में। तो रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही क्यों, सरदर्दी लेना ही क्यों। वहीं पे XYZ कंपनी को जब पता है कि लोगों से तो इसे पैसे नहीं मिलने वाले हैं तो फिर ये अपने प्रॉफिट को रिजर्व करना पसंद करेगी, अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना पसंद करेगी अपने बिजनेस में, राइट। तो किस प्रकार से कैपिटल मार्केट का रिएक्शन होता है टूवर्ड्स यू उस पर भी डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड डिसीजन क्या लेंगे। ये बोलते हैं लार्ज एंड रिप्यूटेड कंपनीज को जनरली इजी एक्सेस होता है कैपिटल मार्केट का, इसलिए वो रिटेन्ड अर्निंग्स पे, रिजर्व वाले पैसे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती हैं। वहीं पे जो छोटी कंपनीज होती हैं उनको मार्केट का एक्सेस उतना ज़्यादा नहीं होता, वो कोशिश करती हैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो अपने पास सेव करके रखें। नेक्स्ट है लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। ये क्या बोलता है? इसमें सिंपल सी एक बात बोली गई है कि कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956 था या आज की डेट में 2013 है, हर कंपनी एक्ट में कुछ ना कुछ प्रोविजन डिविडेंड के रिगार्डिंग दिए हुए हैं, कुछ ना कुछ बातें डिविडेंड के बारे में बोली गई हैं। तो आपको वो सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसमें जो जो रिस्ट्रिक्शन, जो जो लिमिट्स लिखी गई हैं उसे भी आपको फॉलो करना पड़ता है, उन लिमिट्स को भी आपको मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये होती हैं लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब ऐसी रुकावटें, ऐसी रेस्ट्रिक्शंस जो कि लीगल तरीके से आपके ऊपर लगाई गई हैं या फिर किसी एक्ट के चलते हुए, किसी लॉ के चलते हुए आपके ऊपर लगी हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। ये क्या बोलता है? अगेन कॉन्स्ट्रेंट्स है मतलब रिस्ट्रिक्शंस, लिमिट्स, लेकिन कौन सी लिमिट्स? ऐसे लिमिट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उत्पन्न हुई है। इसका यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं।
इमेजिन करो ये कंपनी है जिसने एक बैंक से भर भर के लोन लिया हुआ है, ठीक है। जब लोन लिया इसने इस बैंक से, तो इस बैंक ने एक पेपर इससे साइन करवाया था, और इस पेपर पे लिखा हुआ था बकायदा कि जब तक मेरा लोन रिपे नहीं हो जाता ये कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाएगी, या इस कंपनी को डिविडेंड पे नहीं करना है। कंपनी ने मस्त बकायदा अच्छे तरीके से इस पर साइन भी कर दिया, तो ये बढ़िया तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कंपनी ने अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हुआ है और उसमें ऐसी कंडीशन लिखी हुई है, दैट मीन्स कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाएगी, फिर उसे सारा का सारा पैसा रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा, और जब वो बैंक को लोन रिपे कर देगी उसके बाद ही उसके पास ऑप्शन होगा डिविडेंड पे करने का। सो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट क्या बोलता है कि कभी कभी कंपनी के ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है डिविडेंड के रिगार्डिंग जो कि किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एग्जिस्टेंस में आई है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है डिविडेंड डिसीजन लेते हुए। एंड दैट्स इट, फाइनली सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। आई नो थोड़ा सा लेंथी वीडियो था, बट आई गेस वर्थ इट था, राइट। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप इंक्वायर कर सकते हैं व्हाट्सएप वाले नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। नोट्स पेड रहने वाले हैं, पहले बता दूं। And that's it. Thank you so much for watching this video.